हेलो बच्चों, मैं बैठ के अब पढ़ाना चाहती हूँ। बहुत ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिया। ये चैप्टर मैं उठा रही हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप जब स्टडी करोगे तो आपको पहली बात तो ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो भी रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो शेल में चक्कर लगाते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में आ जाते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स के अंदर होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर हैं, यानी रिएक्शंस बिटवीन फ्रॉम द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द एटम, इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जब कोई रिएक्शन होता है तो कोई एलिमेंट बिल्कुल दूसरे अलग एलिमेंट में बदल जाता है। ये सबसे मेन बात है। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आपको जैसे पता है न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन के अंदर प्लस चार्ज होता है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। अब आप इसमें आगे बढ़िए। दो बातें आपको और बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए, आइसोटोप और आइसोबार। आइसोटोप यानी TRI बीच में, तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो उसे आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर सेम है, यानी जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, जिन एलिमेंट्स के इक्वल होते हैं, उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। और आइसोबार जिनके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम होते हैं, यानी जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सेम, अगर दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास यानी दो एलिमेंट्स के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम आ जाते हैं, तो वो आपका आइसोबार होता है। फिर आपका आइसोटोन्स होता है जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जाए। इस तरीके से कई कैटेगरीज़ हैं। तो ये मेन 2-3 कैटेगरी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब आ रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर। तो ज़्यादातर जो भी एटम होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, उनमें कोई रेडिएशंस नहीं पाए जाते। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनका, जैसे मान लीजिए किसी एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके होते हैं। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकालते हैं, यानी उन्हें डिवाइड करते हैं, या वो 1 के बराबर आ जाए, तो या 1.5 से कम हो जाए, या 1.5 से ज़्यादा भी होता है लेकिन उससे कम ही रहता है, मतलब 1 आ जाता है, तो वो स्टेबल होता है। यानी जिनके न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा नहीं होती जिसके अंदर, ठीक है, तो वो आपके स्टेबल होते हैं और उनमें कोई रेडिएशंस नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स की कैटेगरी में हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, और जब उनका रेशियो निकाला जाता है तो वो रेशियो कभी कभी 1.5 से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 1 के बराबर नहीं आता लगभग, तो वो कंपाउंड्स, वो एलिमेंट्स आपके अनस्टेबल हो जाते हैं और उनमें से रेडिएशंस निकलने लगती हैं, और उन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो N/P का रेशियो निकाला जाता है, तो N/P का रेशियो अगर 1 है तो वो एलिमेंट आपका स्टेबल है। N/P मतलब रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन नीचे होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन ऊपर होता है, क्लियर। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेडिएशन 1.5 से ज़्यादा है तो वो एलिमेंट ज़्यादातर बीटा रेडिएशंस करता है, ठीक है, जिसका 0-1 सिंबल होता है। और अगर मान लीजिए N/P का रेशियो 1.5 से भी बहुत कम होता है तो वो बीटा प्लस पॉजिट्रॉन्स के रेडिएशंस करता है इन ऑर्डर टू मेक द एलिमेंट स्टेबल, ठीक है। मैंने जानबूझ के ये वीडियो थोड़ा थ्योरेटिकल बनाया है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो ठीक है, लेकिन कुछ तो थ्योरी का भी रहता है जो आपको जानकारी होनी चाहिए, और डेफिनेशंस आप अपनी बुक या कंसल्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आपके पास होंगे मॉडल पेपर वगैरह। लेकिन कंसेप्ट आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। एनीवे, ये मेरी अपनी राय है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आ जाता है पहले न्यूक्लियर रिएक्शंस बता देती हूँ, फिर मैं आपको हो सकेगा तो इसी वीडियो में रेडियो एक्टिविटी भी कंटिन्यू करूँगी। अभी पता नहीं मैं क्या क्या बताऊँगी, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है।
तो पहले मैं आ रही हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं होते, कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें न्यूक्लियर रिएक्शंस कहा जाता है। और ये दो तरह के होते हैं, फिजन और फ्यूज़न। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न, ये आपको पता होगा। फिजन मतलब टूट जाना। जब कोई एक बड़ा एटम आपके दो एटम्स में स्प्लिट कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, तो वो आपका न्यूक्लियर फिजन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक कंपाउंड है, न्यूक्लियर कंपाउंड है, न्यूक्लियर एलिमेंट ए है, उसमें हमने न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया और उससे दो बने B+C, साथ में एनर्जी निकलती ही है, और जो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता है वो भी उसमें निकलता है। तो इस तरीके से आपका एक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो वो न्यूक्लियर फिजन है। FISSION, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस। क्लियर। और फ्यूज़न क्या होता है कि जब दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाते हैं। जैसे आपके सन में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम मिल करके आपका एक कंपाउंड बनाते हैं और साथ में सनलाइट निकलती है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड हमें प्राप्त होती है। सनलाइट मतलब हीट निकलती है जो हमें सन से प्राप्त होती है। तो सन के अंदर भी फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो जब दो आपके एलिमेंट्स मिलकर के एक बड़ा दूसरा एलिमेंट बनाते हैं तो वो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होता है। ठीक, इसके बाद इसी में आ जाता है चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में ख़ास चीज़ ये है कि अगर एक बार रेडियो एक्टिव एलिमेंट में रिएक्शन शुरू हो जाते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनमें जब रिएक्शन होकर एक नया कंपाउंड बनता है तो साथ में वो जो न्यूट्रॉन या जिससे हम बम्बार्ड करके उस रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं वो भी वापस फॉर्म होता है और वो फिर से रिएक्शन शुरू कर देता है। तो इस तरीके से चेन रिएक्शन में ये चीज़ प्रोसेस फॉलो होता जाता है एंड इट लीड्स टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इन द सराउंडिंग्स एंड इट लीड्स टू अ बिग ब्लास्ट। दैट्स वाई ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हमेशा न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस को एक कंट्रोल्ड तरीके से परफॉर्म किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आप जिन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, वैसे तो उसका फिगर वगैरह आप तैयार करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में आप तैयार करेंगे कि आपका एक क्वेश्चन आता है, नेम द कूलेंट यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी बहुत अमाउंट में रिलीज़ होती है, तो ये बहुत गर्म हो जाता है, गर्म होने से ब्लास्ट हो सकता है। तो वहाँ पर कुछ कूलेंट्स का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से ब्लास्ट ना हो। तो वो कूलेंट में आपका वाटर हो जाता है, हेवी वाटर हो जाता है। इसके बाद इसमें कैडमियम रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, जिसकी वजह से उसे हम कहते हैं मॉडरेटर्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। एनीवे, मैं टॉपिक से बहुत दूर नहीं जाके पलट रही हूँ दूसरी तरफ। तो आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको ये याद करना है, व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्शंस, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्यूज़न एंड फिजन। ये वाला वीडियो कंसंट्रेट है छोटी क्लास के बच्चों के लिए, जहाँ पे पहली बार न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। जहाँ तक है ये चैप्टर 9th या 10th में है रेडियो एक्टिविटी के। तो आपको इसमें पहली चीज़ याद करनी है, व्हाट आर न्यूक्लियर रिएक्शंस, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्यूज़न। उसके बाद आपको याद करना है व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोबार्स। क्लास 11th में भी है रेडियो एक्टिविटी, हिंदी के चैप्टर में है, केमिस्ट्री में, हिंदी वर्जन में, यूपी बोर्ड में। उसके बाद आप इसमें ये याद करेंगे कि स्टेबल कैसे पता करते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो देखिए, अगर 1 के बराबर है तो वो कंपाउंड स्टेबल है, 1.5 से ज़्यादा उसका रेशियो है तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर के अंदर आता है व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कंपाउंड्स अनस्टेबल हो जाते हैं और उसमें से रेज़ निकलने लगती हैं। वो रेज़ हमारी 3 तरह की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा रेज़ डिफ्लेक्ट होती है माइनस साइड पे, इसलिए अल्फ़ा रेज़ पे पॉजिटिव चार्ज पाया गया है।
ठीक है। तो अल्फा रेस को इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम पार्टिकल। एंड बीटा रेस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका सिंबल होता है 0-1। गामा रेस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका सिंबल होता है गामा 0-0। दैट मीन्स इट हैज़ नो एटॉमिक मास एंड नो एटॉमिक नंबर। और अल्फा रेस का एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। तो जब रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होता है, इन द रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस देयर इज अ इमिशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेस। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी में इमिशन होता है इनविजिबल रेस का अल्फ़ा बीटा गामा के फॉर्म में, और ये लगातार चलता रहता है। ठीक, तो जो एलिमेंट्स इस रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस को एग्जिबिट करते हैं, जिनमें ये पाया जाता है ये गुण, उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। जैसे कोबाल्ट 60 है, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, दैट इज़ द कोबाल्ट 60। उसके बाद आप आ जाइए इधर, रेडियो एक्टिविटी में एक टॉपिक आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई 1000 ग्राम का मैंने कोई सामान रखा हुआ है, उसकी अपनी एक हाफ़ लाइफ है। उस हाफ़ लाइफ के बाद वो 1000 चेंज हो जाएगा 500 में, फिर उतने ही टाइम के बाद फिर वो चेंज हो जाएगा 250 में। मतलब ये कहने का है कि जैसे मान लीजिए किसी की हाफ़ लाइफ मान लीजिए 10 साल है, तो वो 1500 में बदलेगा 10 साल में। फिर 500 ग्राम के बाद 250 ग्राम फिर बदल जाएगा, लेकिन साल उसको 10 साल ही लगेंगे, तो इसे कहते हैं हाफ़ लाइफ। तो वो टाइम पीरियड जिसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी इनिशियल अमाउंट का जस्ट आधा हो जाता है, उसे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। इस हाफ लाइफ पीरियड की बदौलत हम निकाल लेते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, मतलब कार्बन डेटिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी इस तरीके से हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। रेडियो एक्टिव में आपको जो न्यूमेरिकल्स तैयार करने होते हैं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स, फिर आपको याद तैयार करना होता है। रेडियो एक्टिविटी में एक रूल आता है सॉडी फैजान रूल, वो आपको पढ़ना होता है। सॉडी फैजान रूल में क्या होता है कि जैसे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें से 3 रेज़ निकल सकती हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो तीनों रेज़ की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। अगर अल्फ़ा रेज़ निकलती हैं तो जैसे उसका सिंबल है 4 और अल्फ़ा और 2, तो 4 उसका एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर उसका 2 है। तो जो आपका रिजल्टिंग एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक मास 4 कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह बीटा रेज़ निकलेंगी। बीटा का जो सिंबल है वो है 0-1, यानी एटॉमिक मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और एटॉमिक नंबर उसका 1 बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास जो है वो 35 है, 35 नहीं, मान लीजिए 206 है और एटॉमिक नंबर मान लीजिए 92 है। अब उसमें से बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो उसका जो नया बनेगा उसका एटॉमिक मास तो 206 रहेगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर जैसे यहाँ 92 था तो वो 93 हो जाएगा, मतलब एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। गामा रेज जब निकलती हैं तो ना एटॉमिक मास पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही एटॉमिक नंबर पे फ़र्क पड़ता है। इसके बाद एक क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में और आता है कि अल्फ़ा बीटा गामा 3 तरह की जो रेज़ निकलती हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल से, तो उसमें से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेज़ कौन सी है, किसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है। मतलब जैसे अगर कोई लकड़ी का लट्ठा है, उसमें से तीनों रेज़ हम गुजार रहे हैं, तो कौन सी रेज़ सबसे ज़्यादा दूर तक भेदती हुई उसको आगे निकल जाएगी। तो गामा रेज़ हैज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। गामा रेज़ में आपको टिक लगाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स के वीडियो में बनाऊंगी। नंबर ऑफ़ अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स मैंने बनाया है। उसके बाद मैं हाफ़ लाइफ पे बनाऊंगी, फिर एक्टिविटी सीरीज़ पर भी बनाऊंगी। आप न्यूमेरिकल्स के लिए अन्य वीडियोस को देखिएगा। रेडियो एक्टिविटी में इतना ही कुछ है, और अगर कोई टॉपिक होते हैं तो मैं भी आपको बताती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें और रह गई हैं, वो मैंने आपसे कहा कि अभी बताती हूँ। वो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको इसमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में ही है, और इससे जुड़े हुए भी न्यूमेरिकल होते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट, ये 2 चीज़ें और आती हैं। तो इसका न्यूमेरिकल का मैं वीडियो बनाऊंगी और वो आप बाद में देखिएगा। अभी तो बनाया नहीं है मैंने जिस समय मैं ये वीडियो बना रही हूँ।
तो मास डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। एक बात आप ये समझिए, मैं दो वर्ड यूज़ कर रही हूँ, न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस एटम के अंदर का वो हिस्सा है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर एटम के होते हैं, और न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के जो नंबर आता है उसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। और यही आपका एटॉमिक मास भी होता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद मास डिफेक्ट क्या होता है कि जैसे कोई दो चीज़ें आपस में ज्वाइन करी और एक तीसरा प्रोडक्ट बना, ठीक। तो आपका जो तीसरा प्रोडक्ट बना उसका कुछ मास आएगा, उसका कुछ वज़न आएगा, वो आप एक तो आप एक्सपेरिमेंटली जो आप आएगा तो उसको आपने वज़न किया तो वो आपका मास निकल के आया। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करो कि इसमें मैंने इतना प्रोटॉन डाला, इतना न्यूट्रॉन डाला, तो इतना ये टोटल ओवरऑल बन के आएगा, तो वो आपका एक्सपेरिमेंटल मास आएगा। तो आपका जो कैलकुलेटेड मास आएगा और जो एक्सपेरिमेंटल मास आएगा, उन दोनों को आप माइनस करोगे तो आप देखोगे कि मास में कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है, और उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। तो इससे जुड़ा जो न्यूमेरिकल का वीडियो बनाऊंगी उसी में आप ये बात देखिएगा कि मास डिफेक्ट क्यों आ जाता है और कैसे आ जाता है। इसका कारण भी क्या है कि फिर वो जो मास में अंतर आ गया, वो मास गया कहाँ। इसके लिए आइंस्टीन की एनर्जी की इक्वेशन यूज़ की जाती है। आइंस्टीन ने बोला कि जो यूनिवर्स में एनर्जी है ना, नाइदर इज क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ये बनाई जा सकती ना ये नष्ट की जा सकती है, केवल वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। इट इज़ दैट मीन्स ये बोला गया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो ये जो मास है आपका, ये एनर्जी के फॉर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया, और उसको निकालने के लिए जो यूज़ की जाती है वो इक्वेशन, वो है E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये जो m है ये आपका मास डिफेक्ट आ गया, जो अंतर आया, और c स्क्वायर यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करके एनर्जी रिलीज्ड निकाला जाता है। इसके बाद एक नया चीज़ आता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो देखिए इलेक्ट्रॉन, वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल में घूम रहे हैं, वो न्यूक्लियस के साथ अटैच हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ अटैच है, जिस फोर्स से अटैच होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो भी आपस में जुड़े हुए हैं। वो जिस फोर्स से जुड़े हुए हैं उनको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। या जो न्यूक्लियर फोर्स आता है, मान लीजिए जो भी अट्रैक्शन, जो भी फोर्स आएगा, उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज़ व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी इज़ द एनर्जी बाय विच द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। वो एनर्जी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में बाउंड करके रखती है, बाइंड करके रखती है, उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो ये इससे जुड़े हुए भी न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में तैयार करने हैं। यानी आप ये समझिए कि जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें कई पोर्शंस में आपके पास न्यूमेरिकल है, और एग्ज़ाम्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, हाफ लाइफ पे न्यूमेरिकल आएंगे, रेडियो एक्टिव डिके पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, या आपके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स कितने एमिट हो रहे हैं, या ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ यानी सॉडी-वेज़ान लॉ कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है, इसमें से मान लीजिए ये अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया या बीटा पार्टिकल निकल गया, तो जो आपका नया एलिमेंट बनेगा वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखा जाएगा। तो 3-4 सेक्शंस में इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, तो उनके मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के रेडियो एक्टिविटी टैग के अंदर रखूँगी। आपका मन करेगा तो आप उन न्यूमेरिकल्स को वहाँ से सीख लीजिएगा। अभी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है और ये मैं थ्योरी बना रही हूँ। तो थ्योरी क्या, कहानी बता रही हूँ, और डेफिनेशंस तो आप अपना बुक्स में से याद करिए, क्योंकि सब बच्चों के पास अलग अलग राइटर्स की बुक है, सबके स्कूल में अलग अलग बुक्स चलती हैं। तो जहाँ पे जो डेफिनेशन है, अगर वो बुक में लिखी है तो डेफिनेशन आपकी गलत नहीं है, आप उसको याद कर लीजिए कायदे से। लेकिन कंसेप्ट उसके अंदर क्या है, मेरी कोशिश ये है आपको समझाने की, ठीक है। इसके बाद जो कुछ
एकदम अलग सी चीज़ें हैं, उसको आप नोट कर लीजिए कि न्यूक्लियॉन्स जो अंदर हैं न्यूक्लियस के, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर है तो अंदर से ये बीटा पार्टिकल्स और अल्फ़ा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं? एक्चुअली प्रोटॉन में भी कन्वर्ट होता है, साथ में कुछ रेडिएशंस निकालता है जिसको मीज़ॉन्स कहते हैं। मीज़ॉन्स 3 तरीके उसके अंदर रेडिएशंस होते हैं। मीज़ॉन प्लस मतलब उसको पाई से डिनोट करते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई ज़ीरो। तो जब कोई प्रोटॉन में ही कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तो वो पाई ज़ीरो, यदि प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन प्लस पाई ज़ीरो मैं बोल रही हूँ मेज़ॉन ज़ीरो, ठीक है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो वो पाई प्लस आपको बाहर इमिट करेगा। एक सेकेंड मैं इसको चेक कर ले रही हूँ। जी हाँ, पाई प्लस नहीं, हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन इज़ कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन और साथ में ये मेज़ॉन्स का पाई प्लस रेडिएट करता है, मतलब पी डैश एन न्यूट्रॉन प्लस पाई प्लस, ठीक है। और अगर जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो न्यूट्रॉन डैश प्रोटॉन पाई माइनस, ये जो पाई माइनस पाई प्लस बोल रही है ये मेज़ॉन्स हैं, ये भी पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस से इमिट होते हैं जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होता है, या प्रोटॉन का प्रोटॉन में या न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होता है, ठीक है। इसके बाद आप जो एक चीज़ और है, ये रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैक्वेरेल ने, ये बात याद रखिएगा, HENRY हेनरी बैक्वेरेल, BECQREL बैक्वेरेल, ठीक। इसकी यूनिट जो होती है रेडियो एक्टिविटी की वो है क्यूरी, CURIE। ये मैडम क्यूरी के रिस्पेक्ट में, क्यूरी फैमिली के रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट को क्यूरी करा गया क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर अवार्ड जीता था, नोबेल प्राइज़, और इन्होंने ही इसको स्टडी करके दुनिया को बताया था। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, उनका डिफरेंट फील्ड में एप्लीकेशंस हैं। जो इम्पोर्टेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं, ये 2-3 आप लिख लीजिए। एक मैंने आपको शेयर किया था कोबाल्ट 60 जो कि कैंसर में यूज़ होता है। दूसरा आप लिख लीजिए P32, ये ब्लड कैंसर में यूज़ होता है। इसके बाद है सोडियम 24, दिस इज़ यूज्ड इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एंड I-131, आयोडीन का है ये 131, इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर रिलेटेड डिसीज़। ग्वाइटर रिलेटेड डिसीज़ यहाँ गले में होती है, द पीपल विच हैव द प्रॉब्लम रिलेटेड टू देयर थ्रोट, दिस इज़ द ग्वाइटर रिलेटेड डिसीज़ एंड देयर वी यूज़ I-131. One more thing, when you study the nuclear reactors, you can learn by heart, and you just prepare the picture of the nuclear reactor for your examination, and 2-3 more things which you should know for the nuclear reactors. उसमें एक तो कूलेंट यूज़ होता है, मॉडरेटर यूज़ होता है, देन कंट्रोल रॉड यूज़ होती हैं, और एक फिशनेबल मटेरियल यूज़ होता है। फिशनेबल मटेरियल मतलब जिसमें रिएक्शन हो रहा हो, तो थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, यूरेनियम 238 है, थोरियम है, तो ये आपके फिशनेबल मटेरियल होते हैं जिसमें रिएक्शंस हो रहे हैं। इसके बाद आ रहा है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या चीज़ होती है कि मान लीजिए जब चेन रिएक्शन होने लगता है, तो जब किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर प्रोसीड कराते हैं तो हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कराते हैं, जिससे उसमें से जो एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर रिएक्शन से उसका यूटिलाइजेशन किया जाए कंस्ट्रक्टिव वर्क में। तो चेन रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, यानी चेन रिएक्शंस को स्लो डाउन करने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जिससे, क्योंकि अगर उन चेन रिएक्शंस को स्लो डाउन नहीं करेंगे तो देयर विल बी अ ब्लास्ट। तो उन चेन रिएक्शंस को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर्स का यूज़ किया जाता है, जिसको हिंदी में मंदक कहते हैं। तो इनके जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम्पल पूछ ली जाए कि आप इनके 2 एग्जाम्पल दीजिए, तो एक इसमें होता है डिटेरियम D2O, और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन का एलोट्रोप है, यानी अप्रूप है ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, एक तो ग्रेफाइट होता है, दूसरा आपका डायमंड होता है, ठीक है। दोनों का ही सिंबल C है, लेकिन एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आप कैसे देख सकते हैं? आपकी पेंसिल की जो नोक होती है ना लीड की, ब्लैक कलर की, वो आपका ग्रेफाइट है। और डायमंड भी है आपका, जैसे हीरे की अंगूठियाँ हो गई, तो ये आपका डायमंड हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन के एलोट्रोप हैं, ALLOTROPHES, एलोट्रोस मतलब अप्रूप, ठीक है। तो आपके जो मॉडरेटर में यूज़ होता है वो होता है ग्रेफाइट, और दूसरा आपका यूज़ होता है डिटेरियम ऑक्साइड D2O, ठीक।
इसके बाद कंट्रोल रॉड्स बीच बीच में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में डाली जाती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द चेन रिएक्शंस विच इज़ अकरिंग ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। कंट्रोल रॉड्स में कैडमियम की छड़ें यूज़ हो जाती हैं। कैडमियम मतलब CADIUM, दिस इज़ अ एलिमेंट। कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड एज अ कंट्रोल रॉड्स। इसके बाद इसमें कूलेंट यूज़ होता है। कूलेंट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जिससे कि वहाँ पे बहुत ब्लास्ट ना हो, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ ना हो। इन ऑर्डर टू डिक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स द कूलेंट्स आर यूज्ड। और कूलेंट सबसे अच्छा वाटर होता है, ठंडा पानी, ठीक है। इसके बाद आपका आ रहा है हैवी वाटर भी कूलेंट्स में यूज़ किया जाता है, या सोडियम के अलॉय भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये ओवरऑल आपका चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। आपको पसंद आ रही हो मेरी पढ़ाई तो एक लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आ रही हो तो कोई बात नहीं। और अगर आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने हैं रेडियो एक्टिविटी के, अभी एक वीडियो बनाया है, 1-2 वीडियो और बनाऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं आपको कुछ कंसेप्ट दे सकूं। तो आपका दिल करे तो आप देखिएगा, दिल क्या करे आप देखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय।